नमस्कार डीएलएड प्रथम वर्ष से हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता हमारी इकाई 5 लिखना सीखना समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग इकाई 6 साहित्य के पहलू, जो हमारी इस अंतिम इकाई है साहित्य के पहलू, इसके अंतर्गत हम लोग साहित्य से संबंधित विभिन्न विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काव्य की बात करते हैं। साहित्य के अंदर काव्य, तो काव्य के लिए कहा गया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब इसका जो अर्थ है उसके अंतर्गत रस से युक्त वाक्य वो क्या है? काव्य। तो वाक्यम अर्थ के रूप में देखेंगे, वाक्यम रसात्मक, वाक्यम रसात्मक काव्य। इसका अर्थ आता है रस युक्त वाक्य काव्य है। रस युक्त वाक्य क्या है? काव्य है। यहाँ रस से तात्पर्य है, यहाँ रस से तात्पर्य है रसानुभूति, रसानुभूति कराने वाला, रसानुभूति कराने वाला, आनंदानुभूति, आनंदानुभूति कराने वाला भाषिक साहित्य, जो भाषा का जो साहित्य है वो जो रस की अनुभूति करवाता है या आनंद की अनुभूति कराता है, उसे रस युक्त काव्य कहा जाता है। साहित्य में भी यही भाव, साहित्य में भी यही भाव है। उसमें हितम प्रधान है, हितम प्रधान है। तभी तो कहा गया है, तभी तो कहा है सहितस्य भाव, सहितस्य भावम साहित्यम, सहितस्य भावम साहित्यम। इसका मतलब होता है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में तो हिंदी साहित्य में काव्य को दो भाग भेद में बांटा गया है। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। ठीक है, अब पहले दृश्य और श्रव्य काव्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है काव्य को बांटा गया है दृश्य और श्रव्य। तो सर्वप्रथम हम इन दृश्य और श्रव्य काव्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। अब जो दृश्य काव्य है उसकी परिभाषा में देखेंगे, जिस काव्य रचना को देखकर, जिस काव्य रचना को देखकर रसानुभूति होती है, जिसमें अभिनय मुख्य है, जो नेत्रों का विषय है, वह दृश्य काव्य कहा गया है। दृश्य काव्य कहा गया है। दृश्य काव्य में नाटक, एकांकी,
मुख्य है। दृश्य काव्य में नाटक एकांकी क्या है, मुख्य है। फिर है श्रव्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य की परिभाषा के रूप में देखेंगे, श्रव्य काव्य कानों का विषय है, कानों का विषय है। इसमें व्यक्ति सुनकर, इसमें व्यक्ति सुनकर, पढ़कर रसानुभूति ग्रहण करता है, रसानुभूति ग्रहण करता है। श्रव्य काव्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात काव्य की हमने बात की कि वाक्य रसात्मक काव्य, जो वाक्य के अंदर रस होता है वही काव्य है। और साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य, जहाँ पर हित के भाव को लिया गया है, उस जो कृति है उसे साहित्य में समावेशित किया गया है। ठीक है, अब जो काव्य है वो श्रव्य दृश्य काव्यों के अंदर बांटे गए हैं। देखी बात, दृश्य ने देखा आंखों से, आंखों का जिसमें विषय हो, जिसे देखा जा सके, वह दृश्य काव्य होता है, जिसके अंदर नाटक और एकांकी मुख्य होते हैं। श्रव्य काव्य जिससे सुनकर रस की अनुभूति की जा सकती है, वो श्रव्य काव्य कहलाते हैं। और ये श्रव्य काव्य है, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। जो भी दो भाग है वो है गद्य और पद्य। श्रव्य काव्य के दो भेद। श्रव्य काव्य के दो भेद है। पहला है पद्य और दूसरा है गद्य। ठीक है, अब पद्य की हम लोग चर्चा करेंगे। पद्य काव्य की विधाओं में महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य आदि आते हैं। प्राचीन काल में पद्य काव्य छंद युक्त या छंदबद्ध होता था, और वर्तमान में छंद मुक्त काव्य रचित हो रहा है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। अब गद्य के अंतर्गत, गद्य में अनेक विधाएं दृष्टिगत है, जिसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, इन सारी जो विधाओं की चर्चा हम लोग किताबों में कर चुके हैं। किताब में जो अनुक्रमणिका दी होती है उसके अंतर्गत जो रचना है वो लिखी जाती है, लेखक का नाम और रचना क्या है, कहानी है, नाटक है, क्या है, वो सारी चीजें लिखी जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। रेखाचित्र, पत्र शैली, जीवनी, आत्मकथा आदि। तो इस प्रकार से श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य और गद्य दोनों आते हैं। अब जो हमारे साहित्य के पहलू है, इसके अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों की चर्चा हम लोग इसमें विस्तृत रूप से करेंगे। वही साहित्य के विविध पहलू कहलाएंगे। विभिन्न जो पक्ष है साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे किसको, वो सारी चीजें ये इसके अंतर्गत आती है। लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत देखो आप, काव्य किसे
कहते हैं इसके भेदों को समझाइए। जब आप श्रव्य और दृश्य काव्य दोनों के बारे में लिखेंगे तब आपका जो विषय है उसके अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अपना जो एक प्रश्न है अपने उत्तर पुस्तिका में इसे लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।